हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन ब्लॉकचेन के अंदर प्रूफ ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, कैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है और कौन कौन यहाँ पर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन है यानी कि जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है या फिर जो मैटिक या पॉलीगन वाली ब्लॉकचेन है, उनसे ये किस तरीके से एडवांस है और कैसे ये जो है इतने फास्ट तरीके से प्रोसेस कर सकती है, यही सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें तो समझना होगा कि हम किस तरीके से वन कॉइन क्या है, और फिर हम देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क हैं वो किस प्रकार के प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टैक या प्रूफ ऑफ हिस्ट्री यूज़ करते हैं, और वन कॉइन जो है प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ अथॉरिटी किस तरीके से यूज करता है। तो यही सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वन आखिर क्या है। तो वन एक डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टोग्राफी के द्वारा तैयार किया गया है, और ये एकमात्र ऐसी करेंसी है, एक ऐसा कॉइन है जिसको गोल्ड या जिसको फिजिकल एसेट के थ्रू जो है जनरेट किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको केवल एक सिस्टम के द्वारा ही सिस्टम के अंदर ही जो है ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि एक ब्लॉकचेन को सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज किया जाता है। यहाँ पर आपको एजुकेशनल पैकेज के थ्रू प्रमोशनल टोकन मिलते हैं, उन टोकन को आप माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। माइनिंग से जो आपके कॉइन जनरेट होते हैं उन कॉइन को आप यूज़ कर सकते हैं डील सेकर प्लेटफॉर्म पर। डील सेकर एकमात्र ऐसा यूनिवर्सल या वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जहां पर बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर मेंबरशिप बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर अपने प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं, सर्विस को सेल कर सकते हैं और उसके बदले में वन कॉइन तथा दूसरी डिजिटल करेंसी में भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हो गई। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, प्रूफ ऑफ स्टैक क्या होता है और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी क्या है। इन तीनों चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इनको समझे हम प्रूफ ऑफ अथॉरिटी को नहीं समझ सकते। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क, सबसे पहले माइनिंग का जो कंसेप्ट बिटकॉइन के अंदर आया था वहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क यूज किया जाता है। ये इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब हम एक खदान खोदते हैं, वहाँ पर डायमंड निकालने जाते हैं या सोना निकालने जाते हैं, तो उसके लिए हमें गड्ढा खोदना पड़ता है, सुरंग बनानी पड़ती है, उसके अंदर भी फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जब हम इतना सारा काम करते हैं उसके बदले में हमें बहुत छोटा सा जो है गोल्ड के पार्टिकल या डायमंड के पार्टिकल मिलते हैं। तो ठीक वैसे ही बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जब हम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, तो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए हमें एक ब्लॉक क्रिएट करना होता है, और उसमें उन सभी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक हैं वहाँ पर उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है और उसका इम्यूटेबल रिकॉर्ड यानी कि कभी ना बदला जा सकने वाला रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। तो ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम का एफर्ट रहता है, जो सिस्टम की मेहनत रहती है, उसके बदले में उसे कुछ बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है। तो यही बिटकॉइन माइनिंग होता है और इसको हम प्रूफ ऑफ वर्क के तौर पर जानते हैं। और थोड़ा सा अगर इसे हम सिंप्लीफाइड करें तो यानी कि जब आप बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं एक कंप्यूटर के द्वारा, तो आपके कंप्यूटर को ब्लॉकचेन से कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, कुछ उपहार दिया जाता है, और वो बिटकॉइन के रूप में ही होता है। तो यानी कि आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क। यानी कि आपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया, उसके बदले में आपको जो है कुछ रिवॉर्ड मिला, तो ये प्रूफ ऑफ वर्क है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में, इथेरियम ब्लॉकचेन में, लगभग सभी ब्लॉकचेन में यही कंसेप्ट यूज होता है। जितनी भी पब्लिक ब्लॉकचेन है उसमें इसी कंसेप्ट को यूज करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। अब हम एक नया कंसेप्ट समझते हैं जो कि होता है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। इसको सिंपल से सिंपल भाषा में समझने के लिए मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, जैसे कि यदि आप दिल्ली से देहरादून जाना चाहते हैं, किसी एक स्पेशल जगह पर जाना चाहते हैं, आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, और आपको वहाँ का एड्रेस नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, खुद ही उसको ढूंढते ढूंढते जाएंगे। और जो ज़्यादा एक्सपर्ट रहेगा या जो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जैसे अगर आप किसी अच्छी गाड़ी, हाई पावर वाली गाड़ी से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, और आप किसी खटारा घिसी पिटी गाड़ी से जाएंगे तो आप बहुत टाइम में पहुंचेंगे। तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री भी ठीक वैसा ही है, यानी कि यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए
जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन रहते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने का एक प्रोसेस रहता है, उसके अलग अलग स्टेप को के स्नैपशॉट लेकर ब्लॉकचेन में सेव कर दिए जाते हैं। यानी कि एक तरीके से एक पाथ बता दिया जाता है कि इस ट्रांजैक्शन को इस तरीके से वेरीफाई करना है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये एनर्जी इफिशियंट हो जाता है कंपेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क, यानी बिटकॉइन माइनिंग के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पर कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन इस कंसेप्ट को बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम ब्लॉक जो है यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं। तो यही वजह है कि इस पर एकमात्र जो क्रिप्टो करेंसी काम करती है दैट इज़ सोलाना, SOLANA। और सोलाना को अभी रिसेंटली हैक कर लिया गया है। उसकी वजह यही है कि जो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री को यूज़ करते हैं इस ब्लॉकचेन से, जो वैलिडेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत कम नेटवर्क के थ्रू होता है, और इसमें ज़्यादातर ब्लॉक को और किसी भी ब्लॉकचेन में उसको हैक करने के लिए हमें कम से कम 51% ब्लॉक को जो है हैक करना होता है। तो वहाँ पर हैकर ने जो है उसको हैक कर लिया, क्योंकि कम सिस्टम में यूज़ होने की वजह से इसमें ब्लॉक की क्वांटिटी लिमिटेड थी। अब हम आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट होता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का, दैट इज प्रूफ ऑफ स्टैक। प्रूफ ऑफ स्टैक में क्या होता है, इसमें आप डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर आपको कोई नया ब्लॉक क्रिएट नहीं करना है, लेकिन जब ब्लॉक क्रिएट होते हैं तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन का रिवॉर्ड देने के लिए जिन करेंसी की ज़रूरत होती है, जिस क्रिप्टो करेंसी को रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता है, अगर आप उसको स्टैक करके रखेंगे, स्टॉक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो आपको होल्डिंग के बदले में कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, और वो रिवॉर्ड होगा आपका जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है, उस ट्रांजैक्शन फीस का रिवॉर्ड आपको दिया जाता है। तो आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अभी तो शायद आप सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि स्टैकिंग के बदले में आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी दी जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा और इजी हो जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए आप बस किसी भी प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कुछ क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, जिसको आप एक ब्लॉक में स्टोर करके रखते हैं, और उसी से आप इस वैलिडेशन प्रोसेस को कर लेते हैं। उसके बदले में आपको ट्रांजैक्शन का रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये प्रूफ ऑफ स्टैक होता है। लेकिन यहाँ पर इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये था प्रूफ ऑफ स्टैक का, कि इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए जो लोग या जो एड्रेस, क्योंकि हम यहाँ पर आदमी की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉकचेन में ये चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर जिस एड्रेस पर आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखते हैं, तो चाहे आप एक बिटकॉइन, या अभी हम इथेरियम की बात करें तो अगर आप एक इथेरियम को होल्ड करके रखें या फिर आप 10 इथेरियम को होल्ड करके रखें, आपको जो परसेंटेज मिलेगी स्टैकिंग रिवॉर्ड की वो इक्विवेलेंट रहती है। तो यहाँ पर अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती, यानी कि अगर आपने 1000 कॉइन स्टॉक करके रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, तब भी आपको उतनी ही परसेंटेज रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने एक कॉइन रखा है तब भी आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसी चीज़ को जो है और ज़्यादा मॉडिफाइड किया गया है और एक नया कंसेप्ट निकल कर आया है, दैट इज प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के कंसेप्ट में जो स्टैकिंग रिवॉर्ड हैं या जो स्टैकिंग ब्लॉक हैं, वहाँ पर जितने भी यूज़र रहते हैं या जितने भी एड्रेस रहते हैं, जितने भी बैलेट रहते हैं, जितने भी कस्टोडियल बैलेट रहते हैं, वहाँ पर यूज़र की KYC डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन सेव रहती है। यानी कि अगर आपके पास 20% कॉइन है, आपके पास नेटवर्क के 10% कॉइन है, चाहे आपके पास नेटवर्क का 1% कॉइन है, आपकी वहाँ पर एक आइडेंटिटी रहेगी, आपकी एक पहचान रहेगी, जिसके आधार पर ये वेरीफाई किया जा सकता है कि इस प्रोसेस को कौन वैलिडेट कर रहा है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन को कौन वेरीफाई कर रहा है। KYC से हम एक विशेष पहचान बना देते हैं, जहाँ पर एक पावर किसी को दे दी जाती है कि आप ही इस ट्रांजैक्शन को जो है अप्रूव कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब प्रूफ ऑफ स्टैक का कंसेप्ट आता है तो वहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वहाँ पर हर एक, चाहे कोई 1% एक कॉइन को भी रखकर अपने बैलेट में होल्ड करता है, तब भी आप उस वेरिफिकेशन में प्रोसेस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम KYC डॉक्यूमेंट स्टोर कर लेते हैं तो हमारे पास ये पहचान हो जाती है कि किसने इस नेटवर्क में कॉइन को स्टैक किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, किसके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो अगले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यही है पावर ऑफ अथॉरिटी का कंसेप्ट। इसको आप एक बैंक के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप जब बैंक में पैसे विड्रॉल करने जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना विड्रॉल फॉर्म भरते हैं और उसको जमा कर देते हैं, लेकिन आपके जो कैश काउंटर पर कैशियर रहता है वो डायरेक्टली आपके पैसों को आपके हाथ में या निकाल के नहीं देता आपके अकाउंट से, उसको पहले
2-3 प्रोसेस से गुजरना होता है, यानी कि आपके अकाउंट में चेक किया जाता है कि फ़ंड है या नहीं है। इसके बाद आपके उस विड्रॉल फॉर्म को आपके काउंटर से अलग दूसरे काउंटर पर जाकर जो आपका ब्रांच मैनेजर है या फिर जो संबंधित अधिकारी है वो उसको वेरीफाई करता है और क्लियर करता है कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पर ये इसको इतना पैसा दिया जा सकता है और ये वही इंसान है या वही पर्सन है जिसको ये जो वैलिड है इस अकाउंट से विड्रॉल करने के लिए। तो ये चीज़ें सारी वेरीफाई होती हैं, इसके बाद ही उनको पैसा दिया जाता है। तो ठीक वैसा ही OneCoin की ब्लॉकचेन में होता है। यहाँ पर जब हम विड्रॉल का प्रोसेस करते हैं या हम ट्रेडिंग का प्रोसेस करते हैं या हम ट्रांजैक्शन का प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर भी एक अथॉरिटी रहती है जिनकी KYC डॉक्यूमेंट्स की मदद से कस्टोडियल बैलेट में उन्हें ये अधिकार है इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का, या उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकें। तो यही एक पूरा कंसेप्ट है जिस तरीके से प्रूफ ऑफ अथॉरिटी काम करता है। और यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि केवल OneCoin ही इस कंसेप्ट पर काम करता है, और भी एग्जिस्टिंग करेंसीज हैं जो कि काम करती हैं और वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी हैं। इसका सबसे जो पॉपुलर दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। एक है बीचेन थॉर, ये कॉइन है, आप इसको बजीरेक्स पर भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा है पोल्काडॉट। तो ये दो ऐसे कंसेप्ट हैं जो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के कंसेप्ट पर काम करते हैं। तो OneCoin एकमात्र ऐसी करेंसी नहीं है जो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर काम करती है। बीचेन और पोल्काडॉट ये दो और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर काम करते हैं। ब्लॉकचेन ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही हैं और इनकी अपनी पैरेलल ब्लॉकचेन है जो सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है। तो OneCoin की ब्लॉकचेन, बीचेन और प्रूफ और पोल्काडॉट ये 3 करेंसी ऐसी हैं जिनके जो प्रोजेक्ट हैं, जिनकी जो ब्लॉकचेन की सिस्टम है वो एक जैसी ही है। तो आप अगर OneCoin को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इन दो करेंसी को समझ सकते हैं। इनके बेसिस पे आप OneCoin की ब्लॉकचेन को, इनके ट्रांजैक्शन प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को जो है बड़े आराम से समझ सकते हैं। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में OneCoin ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा यूजर्स होते हैं उतने ज़्यादा ब्लॉक बन जाते हैं और कोई भी ब्लॉकचेन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस ब्लॉकचेन में जितने ज़्यादा ब्लॉक रहेंगे वो उतनी ही ज़्यादा सेफ रहेगी, उतनी ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो ये था पूरा कंसेप्ट जिसमें हमने समझा प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कैसे काम करती है। आई होप आपको जरूर समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको कुछ डाउट रहे, क्योंकि हम 100% नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपके कुछ सुझाव हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपने अगर रिसेंटली कार परचेज की है, आप उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कोई बिजनेस प्रमोशन कराना चाहते हैं तो चैनल पर बिजनेस ईमेल है, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।